दोस्तों, नए निवेशकों के लिए यह बड़ा अहम सवाल होता है कि मुझे कैसे पता चले कौन सी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, या ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे कोई भी अच्छी कंपनी ढूंढूं, कोई भी इंडस्ट्री में से जो आने वाले बरसों तक मेरा साथ दे, मुझे बढ़िया मल्टी ईयर रैली दे और कंसिस्टेंट पैसा दे पाए। दोस्तों, अगर मैं ढूंढना चाहता हूं सेक्टर में से कंपनी को, तो आज हम एक तरीका देखेंगे जिसके द्वारा हम लोग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में से बेहतरीन कंपनी को दोस्तों ढूंढ पाएंगे। इस तरीके से अगर हम कंपनी को ढूंढते हैं और वो कंपनी में पैसा लगाते हैं दोस्तों, हमें लंबे समय तक ग्रोथ मिलने की उम्मीद होती है और कंसिस्टेंट पैसा मिलने की उम्मीद होती है। तो जानना चाहते हो दोस्तों, स्ट्रेटेजी का नाम है GLLSP स्ट्रेटेजी ऑफ सर्चिंग टॉप क्वालिटी कंपनी। तो अगर आप लोग मेरे साथ हो और इस स्ट्रेटेजी पे जानना चाहते हो, सबसे पहले अगर सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो दोस्तों आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, जब मैंने बात की आपको GLLSP स्ट्रेटेजी, तो G फॉर ग्रोथ। दोस्तों, स्टेप वन है हमें जानना है कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। दोस्तों, अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री में पैसा डालता हूं जो इंडस्ट्री में ग्रोथ आता नहीं है, तो वहां पे मेरा पैसा भी नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज, क्वालिटी कंपनी में पैसा डालेंगे, जरूरी नहीं है बढ़ेगा, ग्रोथ होगा तभी पैसा बढ़ेगा। तो क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए, पर वो क्वालिटी से पहले किसका इंपॉर्टेंस है? ग्रोथ का। तो दोस्तों, जो इंडस्ट्री में हम पैसा लगा रहे हैं, वहां से आपको सवाल करना चाहिए कि क्या ये इंडस्ट्री आने वाले समय में एक्सपांड होने वाली है, ग्रोथ करने वाली है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो दोस्तों आपका पैसा भी बेहतरीन बढ़ेगा। दोस्तों, ग्रोथ इंडस्ट्री वो होती है जो इंडस्ट्री में कंटिन्यू डिमांड आती रहती है, धंधे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, कंपनियों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सेल्स लाने के लिए, क्योंकि डिमांडिंग प्रोडक्ट होती है, डिमांडिंग सर्विसेज होती है, कम पेनिट्रेट होती है, बहुत डिमांड होती है, कम कंपनियां होती है, और दोस्तों उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। दोस्तों, जब आप कंपनी का रिसर्च करो तब ये सोचो कि जो इंडस्ट्री में मैं पैसा लगाऊंगा, क्या इसका बिजनेस बढ़ेगा? अगर हां, तो हम पैसा डाल सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण के रूप में मैंने जैसे अभी आज के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेगमेंट लिया हुआ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है दोस्तों, वो इंडस्ट्री को अलग अलग पहलू से भी देख सकते हैं। जैसे उसी का एक पार्ट होता है एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, राइट। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अगर हम देखें और सोचे शांति से कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं, हो सकता है एसी हो सकता है नए एलईडी टीवी हो सकता है वॉशिंग मशीन हो, तो क्या ये सबका ग्रोथ बढ़ने वाला है? दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी बार जो बड़े बड़े ग्रुप्स है वो अपनी इंडस्ट्री के अलावा दूसरे बिजनेसेस में जाते हैं, क्यों? ग्रोथ पाने के लिए। आपने देखा दोस्तों, बरसों पहले टाटा कौन से ग्रुप में था, आज वो कितनी ही इमर्जिंग बिजनेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्रोथ है वहां पे। रिलायंस का क्या बिजनेस था, आज वो कौन से बिजनेस में। महिंद्रा कहां पे थे, आज कौन से बिजनेसेस में। ये लोग भी दोस्तों ग्रोथ ढूंढते हैं, हमें भी ग्रोथ ढूंढना है। तो अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मान लीजिए एक हम सेक्टर देखें, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये जो सब चीजें हैं, क्या ये हर भारतीय का पास है? अगर नहीं, तो कब तक सब लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? दोस्तों, जितनी कम पेनिट्रेशन उतना ज्यादा ग्रोथ के चांसेस। पेनिट्रेटेड हो भी गई हो तो भी टेक्निकल चेंज की वजह से और नई नई प्रोडक्ट आती है, राइट। तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की आज हम दोस्तों बात करेंगे, उसमें हम एयर कंडीशन, केबल, ये सब कंपनियों को नहीं लेने वाले। केबल एंड वायर, प्रॉपर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, एसी के बगैर की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो सबसे पहला प्रश्न, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोस्तों, बढ़ने के बहुत से चांसेस है। जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है इंडिया में, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रीज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब इतने पेनिट्रेटेड नहीं है और ज्यादा घरों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आधा भारत रूरल में रहता है, अभी रूरल में तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा पहुंचनी है, नई नई प्रोडक्ट्स आती जाती है और ऊंचे दामों के साथ और ऊंची क्वालिटी की, तो लोग रिप्लेस कराते रहते हैं, राइट। ये भी होता जाएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में मेरे को ग्रोथ अच्छा मिलना है। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में भी जैसे एसी की कंपनियां होगी उनको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को और ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट में देख रहे हो। एसी के अलावा अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक देखें तो भी दोस्तों यहां पे 12-15% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर हमें ग्रोथ उम्मीद है कि यस, ये इंडस्ट्री धंधे को 12-15% बढ़ा के देगी, तो अब हम जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, राइट। मैं वापस कह रहा हूं, एसी की कंपनियों को नहीं दिया है, राइट। हमने प्रॉपर दूसरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपनियां डील करती है वो प्रोडक्ट्स को यहां पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, लिस्ट आपके सामने है। अब इतनी सारी कंपनियां, मैं इनमें से कैसे कंपनी को चुनूं? तो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताई, GLLSP। तो जी का ग्रोथ हमने देख लिया, अगर ग्रोथ करेगा सेक्टर तो मेरे को पैसा लगाना है। अब जी के बाद एल मतलब दोस्तों लीडरशिप। हमें देखना है कि ये जो पूरा सेक्टर है इसमें लीडरशिप कौन मेंटेन कर रहा है। अब यहां पे जो कंपनियों के दोस्तों नाम है, जैसे हेवल्स का केबल में बड़ा स्टेक है, वो केबल एंड वायर की कंपनी है, पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से भी उसको 50% धंधा आने लगा है, तो उसका भी इधर नाम है। वोल्टास इधर नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर एसी में है, ज्यादा धंधा एसी से आता है और एसी को हमने अलग रखा हुआ है, राइट। तो ये प्रॉपर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में डिक्सन है, राइट, जो कि स्मार्टफोन के एसेसरीज बनाते हैं, राइट। इनके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, PGEL, सिम्फनी, मर्क इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह। तो मैं लीडरशिप कैसे जानूं? दोस्तों, इन्होंने जो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की होगी,
इन प्रोडक्ट के दम पर अगर इन्होंने कोई ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट की होगी जिसकी बिक्री कम होती है तो धंधा भी कम मिलेगा, राइट। अगर प्रोडक्ट अच्छी है, मेरा पान इंडिया मेरा पेनिट्रेशन है, तो मैं धंधा अच्छा कर पाऊंगा। तो यहां पे आप देख रहे हो लीडरशिप कौन मेंटेन कर रहा है सेल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों लीडरशिप में? सेल्स। कौन सबसे तगड़ा धंधा कर रहा है दोस्तों? हेवल्स यहां पे लीडरशिप मेंटेन कर रहा है। करीबन आप देख पा रहे हो 14,000 करोड़ हेवल्स, 10,000 करोड़ डिक्सन। तो ये दो कंपनी खाली अगर हम ले तो 70% सेल्स तो ये दो से ही आता है। तो दूसरी सब जो कंपनियां हैं वो भी होगी अच्छा धंधा कर रही होगी, पर हो सकता है या तो उनकी निश प्रोडक्ट ऐसी है जहां से बड़ा टर्नओवर पॉसिबल नहीं है, या तो फिर वो कोई रीजन में पेनिट्रेटेड है जहां से उनको लिमिटेड धंधा आता है। तो हमारे लिए रिस्क फ्री रहने के लिए दोस्तों तगड़ा धंधा आना जरूरी है। लीडरशिप आपकी तब मेंटेन रहती है जब पान इंडिया पूरे एरिया में फैले हुए हो, पूरे भारत में आपका माल अच्छा बिक रहा है, आपकी सर्विसेज अच्छी होती है, तो आपको रिपीट ऑर्डर भी आते रहते हैं। तो एज पर द डेटा योर सेल्स लीडरशिप गोज टू हेवल्स। अब यहां पे जब आप हेवल्स को सिलेक्ट करो या डिक्सन को सिलेक्ट करो, एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहला जो जी फॉर ग्रोथ था, ग्रोथ तैयार रहो, हेवल्स से ज्यादा डिक्सन में मिलेगा सेल्स ग्रोथ। क्योंकि डिक्सन जो प्रोडक्ट में डील करता है वो है स्मार्टफोन के एसेसरीज, और स्मार्टफोन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के लिए पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, राइट। तो डिक्सन का ग्रोथ तगड़ा रहना है। उसके बाद आएगा हेवल्स, हेवल्स को भी ग्रोथ अच्छा मिलेगा, पर फास्ट कौन ग्रो करेगा? डिक्सन, राइट। तो डिक्सन को आप ग्रोथ में गिन सकते हो, यस दैट कैन ग्रो फास्टर, पर धंधा किसका ज्यादा है? अभी हेवल्स का ज्यादा है। हो सकता है डिक्सन बहुत तेजी से दौड़ता जाए तो कल वो हेवल्स को टच भी कर सकता है। तो हम ये मानेंगे यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी में, लीडरशिप सेल्स में कौन मेंटेन कर रहा है? अभी हेवल्स है, कल डिक्सन भी हेवल को छू सकता है। पर सेल्स के बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों किसकी लीडरशिप है? अब सारी कंपनी को मिला लो दोस्तों, सब मिलके जितना प्रॉफिट करते हैं 70% हिस्सा हेवल्स का है और डिक्सन के हाथ में बहुत कम जाता है। अगेन क्योंकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर में से है, इनके मार्जिन बड़े कम रहते हैं। हेवल्स कमाई हुई कंपनी है, बहुत बरसों से काम करते हैं, इनके मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी में लीडरशिप क्लियर है, हेवल्स की है दोस्तों। इसी वजह से अगर आप मार्केट कैप देखो, जो कि लीडरशिप का तीसरा इंपॉर्टेंट महत्व का पॉइंट होता है दोस्तों, करीबन 80,000 करोड़ का मार्केट कैप आपके हेवल्स को मिल रहा है और करीबन 25-26 हजार करोड़ का मार्केट कैप आपके डिक्सन को मिल रहा है। तो यही दो कंपनी के पास पूरा मार्केट कैप है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही दो कंपनी धंधा करती है, यही दो कंपनी प्रॉफिट करती है, तो मार्केट कैप भी इन्हीं का ज्यादा है। तो लीडरशिप दोस्तों किसके पास है? एज पर सेल्स, प्रॉफिट एंड मार्केट कैप हेवल्स इज नंबर 1 एंड पीछे पीछे कौन आ रहा है? डिक्सन भी आ रहा है, हम उसको भी ध्यान में लेंगे। तो हमने पहले जी फॉर ग्रोथ देखा, राइट। इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ करेगी, कंपनी में डिक्सन ज्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा हेवल से। फिर एल फॉर लीडरशिप देख रहे हैं, लीडरशिप ज्यादातर जगह पे आपके हेवल्स की मेंटेन है। जी एल के बाद दूसरा एल। लीडरशिप के बाद दोस्तों हमें देखना चाहिए कि उनका लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है। लिक्विडिटी का मतलब दोस्तों, आज हम रोजमर्रा में जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नियर टर्म में कोई प्रॉब्लम आने वाले है, मेरे पास जो रुपए आने वाले हैं उससे देने वाले रुपए ज्यादा है। अगर मुझे लिक्विडिटी क्रंच हो जाए तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूं, राइट। तो सबसे पहले हम क्वालिटी पैरामीटर में दोस्तों लीडरशिप के बाद हम लिक्विडिटी देखेंगे। एज पर लिक्विडिटी पैरामीटर, लिक्विडिटी में सबसे पहला देखा जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी क्या? धंधा किया होगा इन्होंने 10-10 हजार करोड़ का, पर घर कितना ले गए? क्या सब कुछ पैसा मेरा अगर खर्च हो गया तो मेरा कैश फ्लो कितना रहेगा? मेरे पास कुछ कैश आएगा ही नहीं। कैश फ्लो नहीं है तो मैं और इन्वेस्ट कैसे करूंगा एक्सपांशन के लिए? कैश फ्लो नहीं है तो मैं आप लोगों को डिविडेंड कैसे दूंगा? तो इसीलिए दोस्तों हमारी कंपनी कैश फ्लो रिच होनी चाहिए। वो तभी होगी जब उनके मार्जिन पॉजिटिव रहेंगे। मैं कैश फ्लो रिच होने से ये मानता हूं कि अगर आपकी कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है फ्यूचर एक्सपांशन में, तो वो भी दोस्तों कैश फ्लो ही है, उल्टा वो ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कौन सी कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट है। अब कुछ सेक्टर दोस्तों इमर्जिंग होते हैं, ऐसे होते हैं जो सेक्टर की सब कंपनियां लॉस कर रही होती है। जैसे अभी हम स्टार्टअप ले लो तो ई कॉमर्स लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सब बुरे हैं। वो लॉस करने वाली इंडस्ट्री में भी देखना चाहिए कि ज्यादा अच्छे मार्जिन किसके हैं। किसी के -10 होंगे, किसी के -5 होंगे, किसी के -2। अब सोचो सबसे पहले प्रॉफिट में आने के चांस किसके होंगे जब आप लॉस मेकिंग सेक्टर देख रहे हो? जो कम मार्जिन पे है, नेगेटिव साइड, राइट। और पॉजिटिव मार्जिन, ये तो पुराना सेक्टर है, इधर लोग लॉस करेंगे तो थोड़ी ना चलेगा, राइट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में सबसे बढ़िया मार्जिन आपके सिम्फनी और हेवल्स के है। तो इससे समझ में आता है सिम्फनी के मार्जिन अच्छे हैं, उनका धंधा छोटा है क्योंकि वो लोग सिर्फ एयर कूलर में काम करते हैं। एक निश मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट दोस्तों एयर कूलर का नहीं होता है, राइट। तो एयर कूलर के एक छोटे से मार्केट में कंपनी है, बाकी इतने कंपटीटर नहीं है, दे आर हैविंग वेरी गुड मार्जिन, राइट। अब सिम्फनी एंड हेवल्स दीज आर हैविंग गुड नेट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन में अगर नेगेटिव देखें तो आप देख सकते हो दोस्तों मर्क इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ओनिडा, HPL, ये सब दोस्तों नेगेटिव मार्जिन की कंपनियां हैं। यानी ये लोग कैश फ्लो बिल्कुल ला नहीं रहे घर पे, कुछ इन्वेस्ट आगे कर नहीं पाएंगे, एक्सपांड नहीं करवाएंगे, और आपको यानी इन्वेस्टर को भी कोई डिविडेंड या कोई भी पैसा मिलेगा नहीं। सो दैट इज द रीजन प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है। नेट प्रॉफिट के मार्जिन के बाद लिक्विडिटी पैरामीटर में ही जो दूसरा देखा जाता है वो होता है दोस्तों करंट रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो यानी क्या? करंट रेशियो यानी करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास
लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट करंट में कितनी है, यानी नियर टर्म में। दोस्तों जो लोगों को मुझे पैसे देने हैं उससे जो पैसे आने हैं वो ज्यादा तो नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजों की गिनती दोस्तों करंट रेशियो में होती है, पर ये नियर टर्म सिनेरियो क्लियर करता है। फर्ज कीजिए अगर कोई कंपनी की करंट लायबिलिटी करंट एसेट सेम है तो ये कंपनी को लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए दोस्तों जितना करंट रेशियो में करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले ज्यादा हो उतनी आपकी कंपनी नियर टर्म में ज्यादा सेफ है। ये डेटा को देख के दोस्तों को समझ में आता है कि वेटो हेवल्स के करंट रेशियो बढ़िया है। इससे विपरीत अगर हम देखें, देखो बढ़िया यानी 182 एंड 200% जैसे, तो डबल करंट लायबिलिटी के मुकाबले करंट एसेट दुगनी है तो दोस्तों प्रॉब्लम का कोई गुंजाइश नहीं है। पर यहां पे अगर आप ये कोई कंपनी देखो जैसे पीजीईएल है, मर्क है, तो उनका ऑलमोस्ट सेम है, तो दोस्तों प्रॉब्लम के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं, राइट। तो हमने लिक्विडिटी रेशियो में पहले प्रॉफिट मार्जिन देखा, फिर करंट रेशियो देखा। अब तीसरी एक चीज भी हम इसी एल में देखेंगे, और वो क्या है दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल। बहुत सी बार आप देखोगे कंपनी बिलिंग पे बिलिंग बनाती जाती है, बिल बन जाते उगरानी आती नहीं है। तो दोस्तों हमें बिल बनाएंगे तो रेवेन्यू बढ़िया दिखेगी, पर वो रेवेन्यू चली जाएगी बैड रेवेन्यू में, वो आएगा ही नहीं पैसा। तो इसीलिए कुछ कंपनियों के मार्जिन बहुत ही कम होने का एक ये भी कारण होता है, क्योंकि मार्जिन जो रेवेन्यू आता है वो पूरा कन्वर्ट नहीं होता है, ट्रेड रिसीवेबल बड़े हाई होते हैं। दोस्तों जितनी आपकी ब्रांड अच्छी उतनी आपकी ट्रेड रिसीवेबल कम, आपको ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि मैं तुमको उधार दूंगा तो ही तुम मान लोगे। जितनी लो लेवल की कंपनी उतनी उनको उधारी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। तो जो ब्रांडेड जो बड़ी कंपनियां होती है वो ये प्रयास करती है कि मेरी कम से कम ट्रेड रिसीवेबल रहे। अब यहां पे आप देखो तो ये वेटो एंड एचपीएल, आप इनकी अगर ट्रेड रिसीवेबल देखो दोस्तों तो 200 दिन की है। तो दोस्तों इनको बड़ा फॉलोअप करना पड़ता होगा उगराने के लिए। 200 दिन यानी करीबन साल के करीब दोस्तों हुआ, तो ये अच्छी फिगर नहीं है। जबकि आप इंडस्ट्री की एवरेज देखो तो करीबन 47 है, यानी करीबन 2 महीने में उगरानी आ जाती है। इसमें सबसे बढ़िया हेवल्स एंड सिम्फनी 20-21 दिन का दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे जो लिक्विडिटी पैरामीटर है, प्रॉफिट मार्जिन सबसे तगड़े, करंट रेशियो सबसे तगड़ा, ट्रेड रिसीवेबल सबसे बढ़िया, इन सारी चीजों में दोस्तों हेवल आप देख रहे हो ऊपर खिसक के आ रही है। तो दोस्तों हेवल के लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़िया थी और लिक्विडिटी में भी वो अव्वल है। तो यस, यहां तक हम मानते हैं कि हेवल इज गुड इन बोथ ऑफ दिस पैरामीटर। पहले क्या देखा था, ग्रोथ देखा था, फिर क्या देखा हमने, ग्रोथ के बाद लीडरशिप क्वालिटी, दैट वाज सेकंड, फिर थर्ड हमने लिक्विडिटी देखा। अब हम फोर्थ पे आएंगे, अब हम फोर्थ पैरामीटर पे आएंगे, और वो क्या है, सॉल्वेंसी। दोस्तों जो कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूं लॉन्ग टर्म उसकी सॉल्वेंसी कैसी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म में बड़ी डेप्ट बढ़ती जा रही है और कंपनी फंसती जा रही है और मैं हूं कि एवरेज करता जा रहा हूं, राइट। तो लोग दोस्तों ऐसे में फंसते हैं जब वो ये सब डेटा नहीं देखते और खाली भाव देख के बाय करते रहते हैं। उनको लगता है मैं सस्ता ले रहा हूं, सस्ते की कोई सीमा नहीं होती है, उनको 100 पे सस्ता लगता है, वो 10 रुपये आ जाता है, राइट। तो भाव देख के ये चीजें पता नहीं चलेगी, इसके लिए आपको बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। तो सॉल्वेंसी हमने क्या देखा पहले, G फॉर ग्रोथ, L फॉर लीडरशिप, L फॉर लिक्विडिटी एंड नाउ S फॉर सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी जब आप दोस्तों कंपनी की देखोगे तो पहला पैरामीटर है दोस्तों आपकी कंपनी पे डेप्ट टोटल इक्विटी के मुकाबले कितनी है। दोस्तों टोटल इक्विटी, इतने वर्षों से प्रॉफिट से जो आपने इक्विटी बनाई हुई है वो इक्विटी के मुकाबले डेप्ट कितनी है, ये आपको कंपनी की सोल्वेंसी बताता है। दोस्तों अगर कोई कंपनी में डेप्ट बड़ी कम है और उनके पास इक्विटी बढ़िया है तो रिस्क कम रहता है। पर अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो जिनकी इक्विटी कुछ भी नहीं है, पैसे धंधा चलाने के लिए भी दोस्तों उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, डेप्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, जो धंधा हो रहा है, हमने पहले लीडरशिप में देखा सेल्स कर रहे हैं, वो सारा धंधा तो यही बैंक के ब्याजों में चला जाएगा, तो आपकी कंपनी करेगी क्या, अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगा कैश फ्लो वाला। तो दोस्तों पहले से ध्यान रखें, बहुत ज्यादा डेप्ट बर्डन हो तो ऐसी कंपनियां दोस्तों अवॉइड करें। कुछ सेक्टर में सारी कंपनी डेप्ट बर्डन होती है तो आप चांसेस ले सकते हो, पर जहां आपके पास कोई भी सेक्टर में डेप्ट फ्री कंपनियां हो फिर क्यों वहां पे जाने का। इमर्जिंग सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि अभी कंपनी एक्सपांड कर रही है, डेप्ट की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसे पुराने सेक्टर में भी हम डेप्ट बर्डन में जाएंगे, कहां काम चलेगा दोस्तों, राइट। तो डेप्ट टू इक्विटी जब हम देखें, आप टोटल बोरोइंग अगर लेते हो, टोटल डेप्ट, तो दोस्तों 60% अगर आपकी डेप्ट इक्विटी के मुकाबले है तो भी कंफर्टेबल कहते हैं। याद रखो मैं कंफर्टेबल शब्द यूज कर रहा हूं, अच्छा नहीं कह रहा हूं। अच्छा तो क्या है, जितनी कम डेप्ट वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है दोस्तों, राइट। अब डेप्ट कम वो बढ़िया, पर 60% तक नॉर्मल। अब यहां पे ये डेटा देख के दोस्तों आपको पता चलेगा पीजीईएल और एचपीएल की डेप्ट कितनी ज्यादा है। दोस्तों पीजीईएल टोटल इक्विटी से ज्यादा डेप्ट है, इन सब चीजों को जबरदस्त रिस्क कहेंगे दोस्तों। इवन योर एचपीएल 72%, मतलब ये डेंजरस की निशानी है दोस्तों, आपकी काफी ज्यादा डेप्ट है, इक्विटी कुछ भी है नहीं। उसी को अगर आप हेवल्स जैसी कंपनी से कंपेयर करो, हम कहेंगे यहाँ पे हेवल्स, ओरिएंट, योर सिम्फनी, ये सब की जो डेप्ट है इक्विटी के मुकाबले ये कम डेप्ट है, राइट। डिक्सन की भी कम डेप्ट बोलेंगे, कंफर्टेबल लेवल से नीचे है, पर बिल्कुल बढ़िया डेप्ट किसकी है दोस्तों, हेवल्स।
हेवल्स दोस्तों डेप्ट फ्री कंपनी है, यहां पे लिखा हुआ है 1%, पर इस साल वो टोटली डेप्ट फ्री हो गई। तो दोस्तों डेप्ट बिल्कुल होगी नहीं, तो जो धंधा आएगा वो पूरा आप लोगों के साथ बढ़ सकता है। नहीं तो क्या है ना, जो धंधा आएगा वो बैंक के हफ्तों में चला जाएगा, आपके पास कम आएगा, राइट। तो ये एक बढ़िया सा इंडिकेटर है डेप्ट टू इक्विटी जो देखना चाहिए। दूसरा इंडिकेटर दोस्तों डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी, जिसे आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं। दोस्तों डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी का मतलब मेरी कंपनी ने इस बार जितना धंधा किया, वो धंधा करने के बाद डेप्ट या लीज देने के लिए कितना बचा। अगर दोस्तों ज्यादा बचा तो हम कह सकते हैं हमारी डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी हाई है, पर दोस्तों कुछ बचे ही नहीं तो फिर मुश्किल टाइम है। दोस्तों डेप्ट पेइंग कैपेसिटी 20 की तो होनी चाहिए, 20 को हम नॉर्मल कहेंगे। यहां पे आप देख रहे हो दोस्तों ज्यादातर कंपनियों की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी 20 से भी नीचे है, तो दोस्तों ये बात अच्छी नहीं है। और कुछ कंपनियों की तो डेप्ट पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल 1, मतलब जितना ब्याज भरना है उतना ही बच रहा है। तो ये तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति जैसी बात होगी जिनकी लाख रुपया सैलरी है, 50,000 लोन में जा रहा है, हाई रिस्क, बराबर कि नहीं। तो अभी एक तो हमारी हालत ऐसी और हम कंपनी भी ऐसी ढूंढे तो कहां काम बनेगा, राइट। कम से कम कंपनियां ऐसी ढूंढे जहां पे डेप्ट पेइंग कैपेसिटी उनकी ऑप्टिमम हो, राइट फ्रेंड। दोस्तों मैं थर्ड पैरामीटर पे आ रहा हूं इसी सॉल्वेंसी में, एंड दैट इज डेप्ट रेशियो। दोस्तों डेप्ट रेशियो क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट के मुकाबले कितनी है। अभी इसको डेप्ट टू इक्विटी से कंफ्यूज मत करना। टोटल डेप्ट हमने इक्विटी से कंपेयर की थी, यहां पे टोटल डेप्ट नहीं दोस्तों, लायबिलिटी में और बहुत सी चीजें इंक्लूड होती है डेप्ट के साथ, राइट। तो लायबिलिटी एक और ब्रॉडर पिक्चर दे सकती है आपको। तो डेप्ट रेशियो में जब हमने देखा हमारी कंपनी की टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो ये हाई कंफर्टेबल चीज हुई दोस्तों। अब ये चित्र में आप देख सकते हो डिक्सन, पीजीएल, मर्क, इन सबके दोस्तों डेप्ट रेशियो अच्छे बहुत नहीं है। 69-70% मतलब टोटल एसेट के मुकाबले टोटल लायबिलिटी दोस्तों हाई है। सबसे कंफर्टेबल दोस्तों यहां पे कौन है? अगेन दोस्तों आपका हेवल। तो जब हम सॉल्वेंसी के सारे पैरामीटर देखते हैं तो भी ये हमको लर्निंग मिलती है कि हेवल्स इज योर राइट कैंडिडेट फॉर सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुश्किल या आने के कम चांसेस ऐसी कंपनी में होते हैं दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? पहले लीडरशिप देखी, सबसे पहले ग्रोथ देखा, फिर हमने लीडरशिप देखी, सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट कैप, फिर हमने क्या देखा? थर्ड दूसरा एल लिक्विडिटी पैरामीटर, उसमें हमने क्या देखा था? नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल डेज। फिर हमने देखा दोस्तों सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में क्या देखा? डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी दैट इज आईसीआर और डेप्ट रेशियो। दोस्तों इतनी सारी चीजें देख ली, लीडरशिप पता चल गई, लिक्विडिटी पोजीशन पता चली, सॉल्वेंसी पोजीशन पता चली। यस दोस्तों आपकी कंपनी अच्छी है। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से नहीं कह सकते कि कंपनी अच्छी है, इन रेशियो से कह सकते कि कंपनी अच्छी है। जिनके ये रेशियो अच्छे होंगे उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो अच्छे ही होंगे। तो अब हम आते हैं दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो हमने पहले प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस किया था उसको आप यहां पे गिन सकते हो, वो दोनों का हिस्सा है, राइट। तो अभी हम उसको नहीं ले रहे। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी ने जो इतने समय से जो अपने पास इक्विटी रखी है, इकट्ठा करते गए, उस इक्विटी के मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। अगेन यू कैन सी फ्रेंड्स, मर्क नेगेटिव, एचपीएल खराब, वेटो, एफडी जितना। जब एफडी जितना रिटर्न मिलना है तो इधर क्यों रोके, राइट। यहां पे बेस्ट कैंडिडेट कौन है? हेवल्स एंड ओरिएंट। ये दोनों कंपनियां हैं जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, तो हम कह सकते हैं इनके पास जो टोटल एक्यूमुलेटेड इक्विटी है उसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी तगड़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी के अलावा रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी भी देखी जाती है। पेड अप इक्विटी यानी स्टेक होल्डर ने जो पैसा लगाया है, इक्विटी जो देखी थी वो लगाया हुआ पैसा नहीं है, वो एक्यूमुलेटेड अर्निंग है। पेड अप इक्विटी मतलब जो स्टेक होल्डर ने लगाया पैसा उस पे वो कितना कमाए। सो एज यू कैन सी हेवल्स 19 गुना सालाना रिटर्न अपने स्टेक होल्डर को दे रहा है। मतलब जिन्होंने इनिशियल बेस पे पैसे लगाए उनको हर साल 19 गुने रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। ये मैं 19% नहीं कह रहा दोस्तों, 19 गुना हर साल। अमेजिंग रिटर्न दोस्तों। लोग कहते हैं शेयर बाजार में वेल्थ कैसे बनती है, बनाई कि नहीं इन्होंने? ऐसे ही बनती है दोस्तों, रोज ट्रेडिंग करने से नहीं बनती है। शांति से पैसे को रखना पड़ता है और वो पैसे को जब समय मिलता है तब आपके भी पैसे ऐसे बढ़ते हैं। क्या इनको इच्छा नहीं होती होगी रोज फेंडो खेलने की? बिजनेसमैन है दोस्तों ये लोग, इनका ध्यान लॉन्ग टर्म पे रहता है, ये स्पेकुलेशन पे नहीं। बाकी की कंपनियां देखो दोस्तों, पुराने स्टेक होल्डर नहीं कमा रहे तो अपना तो नंबर कब लगना है, दूर रहो ऐसी कंपनियों से। थर्ड इज रिटर्न ऑन एसेट। कंपनियां जो अपनी एसेट्स बनाती जा रही है, टोटल एसेट, उसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं? यार तुम एसेट बढ़ाते जा रहे हो और प्रॉफिट तो कुछ आता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पे भी आप देखोगे आपकी हेवल्स, ओरिएंट जैसी कंपनियों की 11 डबल डिजिट में दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट है, बढ़िया रिटर्न ऑन एसेट है। और वही सब कंपनियां जो नेगेटिव थी वो यहां पे भी नेगेटिव है। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो हेवल्स में भी बढ़िया इसलिए मिली क्योंकि उनके दूसरे पैरामीटर अच्छे थे, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी से देखने की शुरुआत नहीं करने की, वो आखिरी चीज है, वो उम्मीद करने की चीज है कि प्रीवियस चीजें अच्छी थी तो ये भी अच्छी होगी। ये अच्छा है इसलिए वो सब अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर है। उल्टा नहीं आने का, वहां से इधर आने का। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये निकल के आता है दोस्तों कि लीडरशिप क्वालिटी हेवल्स में, सब चीजें हेवल्स में अच्छी है। सोल्वेंसी ना, लिक्विडिटी ना,
प्रॉफिटेबिलिटी ना, तो दोस्तों क्या लेना चाहिए? अब ये मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये मैंने खाली तरीका बताया। इंडस्ट्री आप लो ना, सिंपल एनालिसिस है, मैंने डेटा बीएससी इंडिया की साइट से लिया। रिसर्च का सिंपल नियम, पहले डेटा सोर्स करो, उसको एनालाइज करो इस प्रकार से, फिर कंक्लूजन ऑटोमेटिक निकल के आएगा। वो बीमार होते हैं तो नहीं आप लैब रिपोर्ट करवाने जाते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो। तो इधर भी ऐसा समझो ना कि आपको बीमारी ढूंढनी है, ये सेक्टर में बीमारी कौन है वो पता चल गई, वो 80% कंपनियां अच्छी है, वो आपकी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, राइट। यहां पे दोस्तों होता क्या है, बहुत सी बार मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं अरे ये तो बहुत चल गई। अभी कुछ नया बताओ ना, मेरे को ये 10 साल पहले भी लोग पूछते थे, हमको भी शुरुआत में डर लगता था, सही बात है यार ये तो हेवल्स तो बहुत चल गई है। सोचो 10 साल पहले जब मैं निवेश कर रहा था उस समय भी मेरे को डर लगता था, क्योंकि उस समय भी लोगों को किस में इंटरेस्ट था, ये जो पीछे की कंपनियां दिख रही है ना वहां पे, राइट। तो हेवल्स में पैसा दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि हमने बरसों पहले वेल्थ के लिए हेवल्स में लगाया, एंड यस हेवल्स ने प्रूव करके दिया कि हाँ जो हमारा डिसीजन था वो गलत नहीं रहा। दोस्तों इसके साथ ही हमें ट्रेडिंग का भी बहुत शौक होता है कि नहीं? तो हम भी दोस्तों इनिशियली बड़ा ट्रेडिंग करते थे, तो मन में तो हमारे यही होता था, ये हेवल्स ले तो ली है पर चलेगा कौन, अच्छा वो सब बढ़िया चलेंगे, मन में ऐसा था कि क्या है ना, शॉर्ट टर्म में तो यही सब चलते हैं, लॉन्ग टर्म में हेवल्स चलता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम लोग, मैं आपको बता दूं, ये जो मर्क दिख रही है ना सबसे पीछे, वहां पे भी फंसे हुए हैं, ये अपना लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। यस दोस्तों, हम भी ट्रेडिंग कॉल्स बढ़िया दिया करते थे, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी बढ़िया होता था, पर उसमें कुछ कंपनियों में फंसते थे, उसमें से एक ये कंपनी भी है, राइट। अब उस समय मर्क क्यों लिया? क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो ज्यादा चले ऐसा लगता था, राइट। अब हुआ क्या, असल में उसका तो स्टॉप लॉस आ गया, ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस रखना पड़ता है ना, तो उसका स्टॉप लॉस आ गया। और अभी अगर अपन देखें तो देखो हेवल्स तो वैसे भी उस समय भी अच्छी चली, अभी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों सीख क्या मिली? एक बड़ा लेसन मिला कि लोग भले कितने इंटरेस्टेड हो, पहले हम लोगों को इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाते थे, लोगों को इंटरेस्ट होता है ट्रेडिंग में तो अपने को बताना पड़ता है ये ट्रेडिंग में चल सकता है। होता क्या है दोस्तों, बाजार जब बढ़िया होता है तो बढ़िया मोमेंटम होने से सब कुछ चलता है, घोड़े गधे सब दौड़ेंगे, तो सब कुछ चलता है तो उसमें अपने को लगता है वाह अपने साथ सब चल गए। पर जब गिरता है तब सही परीक्षा आती है। जब गिरता है दोस्तों, आपके जो दुबले घोड़े हैं वो सबसे पहले टूटेंगे, तो ऐसे पे सवार ना रहे। स्टॉप लॉस की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। जो लीडिंग कंपनियां होती है दोस्तों वो चलती लंबा है, चलती पहले है, लंबा चलती है, बुरे समय में सब टूटते हैं। देखो अभी हेवल्स भी टूटा हुआ है, सब टूटते हैं, पर अच्छी कंपनियां लिमिटेड टूटती है, कम समय तक टूटती है और वापस चलने लगती है, राइट। हमें क्या चाहिए, टूटना तो सबको है, कभी ना कभी कोई सब कंपनी टूटेगी, पर टूटने के बाद समय आना चाहिए जब मेरी कंपनी वापस से नया लाइफ टाइम हाई लगा के मुझे और 10-20 गुना पैसा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कंपनी ली ना जिंदगी भर के लिए डब्बे में आ गए, राइट। वो कहां पे होगा, वो पीछे वाली कंपनियों में होगा, टॉप क्वालिटी में रहेंगे, नो नीड टू वरी फ्रेंड्स, राइट। दोस्तों इसी लिंक में हमने एक डेटा दिया हुआ है, यही डेटा स्टडी जो हम बात कर रहे हैं आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। हमने बाजू में फेयर वैल्यू जो निकाली हुई है हेवल्स की वो भी दी हुई है, कैसे हेवल्स दोस्तों 20 करोड़ से आज 14,000 करोड़ पहुंच सकी है धंधे में। क्यों यही हेवल्स जो एक टाइम पे 1 करोड़ का प्रॉफिट करती थी आज 1000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है? क्यों दोस्तों, इसमें कंसिस्टेंसी थी, इसने कभी लॉस नहीं किया, क्योंकि वो पहले जो पैरामीटर डिस्कस किए ना वो थे दोस्तों। क्यों इसके कंसिस्टेंट मार्जिन रहे? क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी। अब बुरा समय तो 20 साल में नहीं आया होगा क्या, बहुत बार आया होगा, पर जब बुरा समय आए तब हमारे पास वो बेकार कंपनियां होगी जिसमें डेप्थ ज्यादा है, मार्जिन कम है, तो क्या होगा, कंपनियां लॉस करेगी। अच्छी कंपनी होगी तो आपको ऐसी कंसिस्टेंसी मिलेगी, राइट फ्रेंड्स। तो उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कंपनियां बढ़िया परफॉर्म करें। मैंने करंट ट्रेंड भी दिया हुआ है दोस्तों, करंट ट्रेंड ये कहता है कि धंधे अभी भी बरकरार है, जबरदस्त है, प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन टूटी हुई है इस साल। कब से? पिछले साल से। पिछले साल से दोस्तों इन्फ्लेशन हावी हो गया है और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, तो आपके हेवल्स के बड़े हैं तो याद रखो ये सबके बढ़ गए होंगे। अब हेवल्स के भी प्रॉफिट डाउन आ गए तो दूसरे बचे होंगे क्या? हेवल्स के भी प्रॉफिट डाउन है और ये कब तक डाउन रहेंगे, जब तक इन्फ्लेशन सेट नहीं होता है। तो प्रॉफिट डाउन है तो भाव भी तो डाउन होंगे, इसमें घबराने का क्या। जब भाव डाउन है और हमें पता है धंधे अच्छे हो रहे हैं, आने वाले समय में जैसा इन्फ्लेशन कम आएगा आपका प्रॉफिट वापस पिकअप पकड़ेगा। उससे पहले दोस्तों ऐसे समय पे एडिशन करना चाहिए। मैं हेवल्स नहीं कह रहा हूं, ऐसी अच्छी कंपनियों का जो ये टाइम पे इन्फ्लेशन की जकड़ में है, डिमांड है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। दिस इज योर राइट टाइम टू एक्यूमुलेट दिस टाइप ऑफ कंपनी। दोस्तों बढ़िया पैसा कमा सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों ये जो आज हमने डिस्कस किया है कोई टिप नहीं थी, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर, वी आर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप इसी प्रकार से सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। मुझे कमेंट पे कहिएगा आप कौन सी कंपनी में आने वाले 10 साल का दाव खेलोगे। धन्यवाद।